हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों का पेपर है प्री बोर्ड का। ठीक है, तो प्री बोर्ड में जो आप लोगों का पहला पेपर है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा सेट वाइज में लेकर चलूँगा। ठीक है ना, आप लोगों को जितने भी आप लोगों के पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको मैं सेट वाइज आपको कराता जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला सेट है और ये पूरा कंप्लीट सेट एक सेट। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं पीवाई क्यूज करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लो आप लोग, ये पीवाई क्यूज रहेंगे कि मतलब आपको ऐसे मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं कराने वाला या ना ही कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कराने वाला हूँ। जिस तरीके से पेपर में पीवाई क्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे और उसी क्वेश्चन के थ्रू जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी मैं डील करता जाऊंगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर पूछे गए हैं उनके आंसर्स कैसे देने वो मैं कंप्लीट कराता जाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ना। और पेपर आता है तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा। आप सीधा, आपका सिलेबस से कनेक्शन होना चाहिए। एक बार आपने गो थ्रू कर लिया है, पूरा सिलेबस खोल पढ़ लिया है, तो आप सीधा पीवाई क्यू पहले कर लो। कम से कम एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले 2 से 3 बार कम से कम आप पीवाई क्यू जरूर करें, क्योंकि अभी आप लोगों का मिड टर्म का जो पेपर हुआ लगभग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन थे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि मैं सेम टू सेम आए, कॉन्सेप्ट सेम आ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे देगा। एग्जाम का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम दे देगा तो फिर क्या फायदा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर, तो मैं सेट वाइज आपको कराऊंगा, पीवाई क्यूज कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब बताऊंगा, उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो भी डील करूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं सेट वाइज जो सीरीज कराने जा रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री की, एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। ठीक है ना, अब मैं 5 सेट कराऊंगा सबके। ठीक है, 5 सेट आपके केमिस्ट्री के, 5 सेट आपके फिजिक्स के, 5 सेट आपके मैथ्स के। सभी के सेट 5 सेट कराऊंगा और टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको रहेंगे एवरी सेट में। क्लियर, तो आज जो मैं करा रहा हूँ वो मेरा पहला सेट है। और पहले सेट में मेरा सबसे पहले मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास टॉपिक हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं सबसे पहले जो पेपर ले रहा हूँ वो है हमारे पास 2022। ठीक है ना, 2022 के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं इन टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक को मैं आपको पहले पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये बायोमोलिक्यूल्स के हो जाएंगे फिर जो मेरा दूसरा सेट होगा, तो इनसे बचे हुए जो चैप्टर हैं मैं उन्हीं चैप्टर को कर रहा हूँ जिनका वेटेज ज्यादा है और इनसे क्वेश्चन बराबर आते हैं। क्लियर, हालांकि 2022 में बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन तो उम्मीद है कि नहीं रखूंगा मैं। ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट जो आएगा उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभी बायोमोलिक्यूल्स ऐसा टॉपिक है जहां से कभी क्वेश्चन स्किप कर देता है, कभी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आए हुए हैं, डायरेक्टली सटीक वही क्वेश्चन करके जाओगे। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स करके जाना, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं या इजी वे में ले लेते हैं। बहुत सारे कोचिंगों में डायरेक्ट नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं ताकि कर लो अपने से। ऐसा कर मत करना, आप लोग ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये देखो। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आपके पास एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और इस ग्राफ में दिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ ग्राफ, इधर कौन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जरा मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे टाइम का ग्राफ है। आपसे बोला गया है कि ये ग्राफ आप जरा ध्यान से देखो तो आप लोग याद करो ये किसका ग्राफ होता है, लीनियर। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि अगर जीरोथ ऑर्डर की अगर बात करूं, जीरोथ ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर की, तो उसका ग्राफ कैसा होता था, लीनियर, लीनियर होता था। और स्लोप की अगर मैं बात करूं, स्लोप हमारी कैसी होती थी, निगेटिव होती थी। क्लियर, क्योंकि जब वहां पे हमारा अगर इक्वेशन की बात करें, अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो कौन सी इक्वेशन आई थी बताओ, आर नॉट, याद करो, आर नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस के इंटू टी प्लस
ये मेरा आर हो गया, ये फाइनल था, फाइनल, और ये मेरा था आर नॉट, ठीक है ना। यानी हमारे पास जब हमने किया था तो आर माइनस आर नॉट यही आया था ना रिलेशन हमारे पास, आर माइनस आर नॉट माइनस के टी। आप जरा मेरे को ये बताओ कि ये कैसा दिख रहा है, स्लोप हमारा कैसा दिख रहा है, निगेटिव दिख रहे हो ना, स्लोप हमारा क्या दिख रहा है, निगेटिव। और कैसे पता चला निगेटिव, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जानते होगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, वेयर m इज स्लोप। तो अगर आपसे स्लोप, तो y की जगह पे कौन आ गया, r फाइनल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू m की जगह पे कौन आ गया, माइनस के। ध्यान से देख, m की जगह पे कौन आ गया, माइनस के, और t x की जगह पे कौन आ गया, वेरिएबल कौन था, टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब प्लस c की जगह पे हमारा कौन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा हमारे स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन पे क्या हो रहा है, एनालॉगस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और जैसा कि आपको दिख भी रहा है। और माइनस साइन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि माइनस एम की वैल्यू स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है, और के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप इसका क्या होता है, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो कि अभी मैं सिर्फ ग्राफ पे बात कर रहा हूँ कि ग्राफ पे ये जीरोथ ऑर्डर का ग्राफ है, और क्यों हुआ जीरोथ ऑर्डर, और लीनियर क्यों हुआ, तो लीनियर के लिए मैंने बता दिया कि इक्वेशन ये होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। और जीरोथ ऑर्डर है तो ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर इसका कितना होता है, जीरो। ये भी आपको समझ में आ गया। स्लोप नेगेटिव क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वहां से स्लोप हमारी जो वैल्यू है वो माइनस के बराबर होता है, माइनस के इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, और रेट कॉन्स्टेंट माइनस के साइन, इसलिए इसका निगेटिव स्लोप हो गया, राइट। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर का आपका क्या, आपका इक्वेशन। और अब सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, बोल रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमें आंसर सटीक देना है। ये तो मैंने ये जानकारी दे दिया, ग्राफ देखते ही मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, राइट। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, तो पहले मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वो सुन लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, तो ऑर्डर जीरो, ग्राफ कैसा होता है, ऑर्डर का ग्राफ लीनियर होता है, स्लोप कैसा, नेगेटिव होता है। इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन मैंने लिख दिया कि आर फाइनल, यानी जो हमारा आर होता है वो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। और जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन। और क्यों स्लोप जीरो होगा, क्योंकि ये एनालॉगस होता है इनका। अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला प्रिडिक्ट करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हमारा क्या है बताओ, पहला आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हुआ, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कैसा होगा, जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर। बस ये सेकंड का आंसर क्या होगा, आओ जरा देखते हैं सेकंड का। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व। अभी मैं आपको मैंने बताया कि स्लोप ऑफ कर्व कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप ऑफ कर्व कैसा होगा, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही आंसर लिखना है पेपर में, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। और इसी को क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है, राइट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालोगे, आप जरा बताओ, फटाफट से बता दो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखना। अगर मान लो मेरे पास, अभी अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, मैं निकालना सिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास, आप देख पा रहे होगे जैसा कि, अगर मान लो हमारे पास जीरो ऑर्डर का हमारा इक्वेशन क्या था, आर माइनस आर नॉट, ठीक है ना, यही था इक्वेशन, इज इक्वल टू माइनस के टी। और हमें चाहिए क्या, के का यूनिट क्यों पूछ रहा है, तो आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन आप पढ़े होगे, ठीक है ना, माइनस का आर नॉट डिवाइडेड बाई टी। तो आप जरा ये बताओ, ये क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्टिव मास ऑफ आर है,
तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर लिख रहा हूं मैं ऊपर, मोल पर लीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम है तो सेकेंड, तो हमारी वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो यूनिट आई फाइनली वो क्या आ गई, यूनिट क्या आ गई, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हमारे हो गई क्या, आपका आंसर, पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। क्लियर, हेलो। अब देखते हैं जरा, मैं इसका बता देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि जीरोथ ऑर्डर का जब होता है, जीरोथ ऑर्डर का क्या बताया था मैंने, जीरोथ ऑर्डर का मैंने बताया था रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर, तो वहां पे जो इक्वेशन बनती थी, वहां पे जो रेट होता था, रेट किसके बराबर हो जाता था, के बराबर, क्योंकि अगर यहाँ वहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाता था, जीरो के बराबर, तो ये पूरा जीरो हो जाता है, के किसके बराबर, रेट के बराबर, तो के की यूनिट दिस, मतलब यही हमारी रेट की भी यूनिट हो गई क्या, रेट की। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमारा क्या होता है, वन। और जैसे कि मान लो ए प्रोडक्ट है, तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते थे, याद करो, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पावर वन, है ना, यही लिखते थे। तो अब मुझे ये बताओ के की यूनिट क्या होगी, रेट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर, तो अब मुझे ये बताओ के की यूनिट अगर मुझे लिखना हो, तो रेट को हम क्या लिखेंगे, मोल, क्योंकि रेट के यूनिट हम जानते हैं जीरो से, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल पर लीटर। क्लियर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट होंगे, तो हमारी जो रेट कांस्टेंट आई के की वैल्यू पर सेकेंड आई। तो आपसे पेपर में सिर्फ यही नहीं पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैसे डिराइव होगा, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या हुई, इसकी यूनिट हो गई रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट होगी। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर का निकालना हो, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कर देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का देखिए, सेकेंड ऑर्डर का हम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि मेरे पास ए प्लस बी है इक्वल टू, हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे, ध्यान से देखते जाओ, उसके बाद बताया हुआ है रेट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो इसका वन और इसका भी वन, तो इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर आया टू। तो क्या मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, रेट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब देखो जरा इसका क्या होता है, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे देखो इनका भी मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर का स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि इसका भी मोल पर लीटर इसका भी मोल पर लीटर, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, पर मोल, पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया। क्लियर, तो ये हमारी जानकारी होगी किसकी, ये हमारी होगी क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके आपने, मैं अगर मैं समराइज करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, देखो मैं यहाँ पे समरी एक बार लिख देता हूँ सबका एक साथ, ताकि आप हमेशा याद रखिएगा। देखो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इधर लिख देता हूँ यूनिट ऑफ की, ठीक है। तो पहले जीरो, फर्स्ट और सेकंड, क्या क्या था जल्दी बता दो, यहाँ से हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा पर सेकंड, ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको समरी के लिए बता दिया, कैसे निकला वो भी मैंने बता दिया,
क्योंकि सिर्फ एक देखो, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन जितने भी डील करूंगा सेट वाइज, याद रखना पूरे डिटेल में करूंगा। क्लियर? तो यहाँ से मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन करो और हट जाओ यहाँ से। आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं डिटेल वाइज बताऊंगा, ठीक है ना? इसमें पूरी उसके पीछे क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी बताऊंगा। देखो डेरिवेशन नहीं आता है, नहीं तो मैं आपको डिराइव करके भी बताता कि कैसे आया इक्वेशन। क्लियर? लेकिन अगर कभी पूछे, हो सकता है अभी 2-3 सेट और बाकी हैं, तो मैं देखूंगा कि उसमें और भी क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। ठीक है, अगर होंगे तो जरूर बता दूंगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा बताओ? क्या होता है रेट कांस्टेंट? सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the change in concentration, change in concentration concentration of reactant or a product occurring per unit time। पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कि अगर डेल्टा आर, याद करो, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, और दूसरा प्लस में अगर लिखूं तो डेल्टा पी में लिख सकता हूँ प्रोडक्ट डेल्टा टी। इसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ अपियरेंस, अपियरेंस इस पे डिपेंड करता है।
तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर, और सेकंड हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। 2 नंबर का है तो इतना ही लिखेंगे। कभी कभी ये पेपर में कैसा आ सकता है, ये पेपर में आ जाएगा कि एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करने को आएगा तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिटेल में लिख देना बस, ठीक है ना। लेकिन 2 मार्क्स का है तो इतना लिख दो काफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 24 मिनट फॉर 50% डिकम्पोजिशन एंड कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% डिकम्पोजिशन। लॉग 4 की वैल्यू गिवन है और लॉग 3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे। गिवन हमारे पास जो है पहले लिखेंगे। गिवन हमारे पास है क्या कि अगर मेरा 50% डिकम्पोजिशन होता है, 50% डिकम्पोजिशन, तो उसके लिए जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 24 मिनट, ठीक है ना। 24 मिनट दे रखा है, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 50% रिएक्शन हो गया, मतलब टी हाफ हमारे कितना दे रखा है, 24 मिनट, राइट। तो आप लोगों को ये पता होगा कि मेरे पास एक फ्लो तो ये हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि मेरे को ये बताना है कि टी 25% के लिए कितना होगा, मतलब टी की वैल्यू हमें बताना है कि 25% डिकम्पोजिशन हो गया तो हमारी टी की वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है। और ऑर्डर हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक और फॉर्मूला टी के लिए क्या होता है बताओ, 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये हो गया हमारे पास। तो हमें क्वेश्चन क्या क्या है दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो हमें टी निकालना है, ठीक है ना। टी निकालना है, 25% डिकम्पोजिशन हो जाएगा। 25% डिकम्पोज करने के लिए कितना टाइम लगा वो बताना है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज कि हमें के निकालना है। के निकालने के लिए टी हाफ का फॉर्मूला पता है, तो के इज इक्वल टू टी हाफ के लिए क्या होता है बताओ, के इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है 0.693 ऑन में टी हाफ, राइट। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 मिनट। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी अप्रोक्स, बताओ। के की वैल्यू हमारी लगभग आ जाएगी कितनी, 0. इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो ये आ जाएगा 0.0288 समथिंग, राइट। 8875 आता है, तो 289 कर देता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ, इसको 289 कर देता हूँ, ठीक है। 289 इतना आ गया हमारे पास, कितना, और टाइम क्या है पर मिनट में, राइट। अब हमारे पास सॉल्यूशन में आते हैं, के की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। अब मेरे को बताना है कि 25% डिकम्पोज, अच्छा 25% डिकम्पोज हो गया, मतलब हमारा जो फाइनल है वो कितना आर होगा, 100। टोटल हमारा 100% था आर नॉट, माइनस फाइनल 25% रिड्यूस हो गया, है ना। तो 100 में से 25% रिड्यूस हो गया, मतलब इनिशियल का, तो टोटल हमारा कितना बच गया बताओ, 75% ऑफ आर नॉट। अगर परसेंटेज में है तो ये हमारा इतना परसेंटेज में है, राइट। तो इसको हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, यानी आर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 0.75 आर नॉट के बराबर हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर लो, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के की वैल्यू हमने निकाल रखा है 0.2289 इंटू लॉग ऑफ कितना, आर नॉट अपॉन में 0.75 आर नॉट, क्योंकि फाइनल आर कितने के बराबर हो गया, इतना। तो यहाँ से हमारा जो कैंसिल आउट हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट जरा देखो, यहाँ से हमारा आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा 100 ऐसा कर सकते हैं क्या, जरा देखो, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.289 इंटू लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/75/100, तो 100 को ऊपर भेज दे रहा हूँ मैं, ऐसा। ये 4 बार में कट गया, ये 3 बार में, और आपको देख पा रहे हो 2.303
डिवाइडेड बाई 0.289 लॉग, अब देखो लॉग m बाई एन लॉग 4 माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लॉग 3। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं t की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.289 इंटू लॉग 4 की वैल्यू हमारी 0.6 दे रखी है, 0.6021 माइनस 0.4771 इतना दे रखा है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी तुम्हारी 9 इतना मिनट, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 9.96 मिनट, राइट। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ चीजें और बता देता हूँ। तो मैंने देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, इस तरीके का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्मेट एकदम पकड़ के रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन होगा जो 10% प्रूफ करने वाला, सेम टू सेम, यानी पहली कंडीशन से आप के निकालोगे, दूसरी कंडीशन में पुट कर दोगे। यानी टी हाफ का हमने फॉर्मूला यूज किया, और टी हाफ का हमने फॉर्मूला यूज किया। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन में के, और इसके बाद एक और फॉर्मूला हमने यूज किया टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर, ये यूज किया हमने, और ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन, पहला क्वेश्चन देखना जब क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर इसका होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि हाफ टी हाफ, यानी जो टी हाफ है, ठीक है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपसे बोल रहा है टी हाफ, आपको पता होगा टी हाफ जो होता है वो क्या होता है बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्या यहाँ पे कहीं पे आर नॉट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये किसके लिए था, बताओ ये किसके लिए था बताओ, ये था टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, टी हाफ is independent from initial concentration, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ये देखो आप लोगों ने लिख रखा हो यहाँ पे, मैंने ऑर्डर डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ, यहाँ पे देख लो पहला है डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या है, सम ऑफ पावर। यानी हम जब भी ऑर्डर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें किसी का रिएक्शन दिया होगा कि ए की पावर 1, याद करो आपके एनसीईआरटी में लिख रहा है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो ऑर्डर हमारा क्या होता था एक्स प्लस वाई, है ना। तो वही लिखा है कि द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। तो रेट लॉ से हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सम किया उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बताओ ऑर्डर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ए की पावर 2 और बी की पावर 1 है, तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर एक्स प्लस वाई, यही तो था, और एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1 = 3। तो ये देखो ये था हमारा, इसमें क्या था, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व इन द सिंगल एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। ये इसका मॉलिक्यूलरिटी का हो गया कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिस हैं, मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम है या एलिमेंट्री स्पेसिस हैं इन्वॉल्व जो सिंगल स्टेप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन क्या करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द रेट लॉ, और ये क्या होता है मैकेनिज्म से, है ना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये जो होता है मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होता है बताओ, होल नंबर में होता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होता है।
ठीक है। नेचर की अगर बात करें, इट कैन बी चेंज विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ ये चेंज होता रहता है, और ये जो होता है ना फिक्स होता है रिएक्टिंग स्टेप में। जब रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है, तो वहां पे ये फिक्स होता है। और एग्जांपल की बात करें इसकी, तो अगर मान लो कोई दो रिएक्टेंट टर्म है और एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो गई, तो यानी एक स्पीसी ये और एक स्पीसी ये दोनों मिलकर के ये क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये इसकी पावर होती है, दोनों की सम। क्लियर। तो ये था हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है कि वैल्यू इसकी कैसी होती है, फ्रैक्शनल होती है, नेगेटिव होती है, किसकी वैल्यू होती है। ठीक है। और याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो रेट लॉ से निकाली जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक टेट्राहेड्रल हमारे पास क्वेश्चन है, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 ion if delta नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा होगा कि अगर D4 का हमें करना है, ठीक है, D4 सबसे पहले जो हमें गिवन कंडीशन है, जो हमारा गिवन कंडीशन है क्या, डेल्टा नॉट लेस देन पी। और ये इसका मतलब ये जब भी ये कंडीशन आपको कहीं लिखा हुआ मिले, आप समझना कि ये किसके लिए है, विकफिल लिगेंड के लिए, विकफिल लिगेंड के लिए। सिमिलरली आप दूसरा, ये आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के एक पॉइंट है, दो पॉइंट लिखे गए हैं नोट पॉइंट। एक में लिखा गया है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज फॉर कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दिस इज कंडीशन फॉर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो अब यहाँ से सवाल ये बनता है, क्वेश्चन बोला है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। सबसे D4 ऑर्बिटल का करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, फिर हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, तो ठीक है, 4। ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4। क्लियर। अब ये हमारा बेरी सेंटर से ऊपर अगर चले जाते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा इजी सेट, इजी सेट। ठीक है। और नीचे अगर आते हैं तो ये हमारा हो जाता है T2G सेट, T2G सेट। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग करें, तो इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 D4 है ना, तो 1 2 3 और ये रहा 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, है ना, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, पहले इसमें 1 2 3, और फिर इसके बाद इसमें नहीं भरेंगे, अब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर 4। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज, अब बताओ मेरे को, T2G में कितने हैं, T2G में आपके कितने हैं, 3, और EG सेट में कितने हैं, 1। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, EG में हमारा 1 हो जाएगा और T2G में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीवीटी थ्योरी का यूज करके आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इसका क्या होगा, निकल साइनाइड और CN6 CN4 पावर -2। ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स का करते हैं, क्या था हमारे पास, हमारे पास था निकल, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, बोल रहा है निकल CN4 2-। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वैलेंसी निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसका, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो निकल के पास क्या है, एक्स मान लो, इस पे -1 होता है CN का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पहले निकालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni।
निकेल का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, x माइनस 4 इंटू -1 प्लस में -1 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +2। मतलब मुझे अब कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है, निकेल +2 का, निकेल +2 का। ठीक है, तो निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28, निकेल का कितना होता है 28, लेकिन मेरे को निकेल +2 करना है तो ये 26 होगा। तो हमें पता है कि आर्गन क्या होता है, आर्गन 18। ठीक है, आर्गन 18 के बाद हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन 18 के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D 3D8 कितना हो जाएगा बताओ, 3D8। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसका करता हूँ तो आर्गन 18 आपको पता होगा कि आर्गन 18 होता है ये, और 3D8 और फिर इसके बाद 4s आ जाता है, 4s2, यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता था। लेकिन हमें निकेल +2, क्योंकि हमें +2 यहाँ पे दिया रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में निकेल की कितनी आ रही है वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो हमने ये लिख दिया। अब मैं इसकी क्या करूँगा, वैलेंस अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, पहले हम लोग इसका एक ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सा, डी ऑर्बिटल बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इसका एक्साइटेड स्टेट। तो हम ग्राउंड स्टेट में सिंपल इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे जितना दिया हुआ है, D8, 8 में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये फिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसका एक्साइटेड स्टेट खींचूं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट खींचने पे हम क्या करेंगे, एक डी ऑर्बिटल, फिर इसके बाद एक एस ऑर्बिटल, और एक ले लेते हैं पी ऑर्बिटल। ठीक है, एक प्लेट, तो इसकी फिलिंग करते हैं। हो गया, मैं इसको फिल करता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक, अच्छा इसके सेंट्रल एटम के साथ जो बना हुआ है ये CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग अकर होगी। तो हम क्या करेंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पेयरिंग करना है हमें, तो पेयरिंग करना है तो अब ये जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा भरा है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग अकर होगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेयरिंग कर देता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से इसको हटा करके इसकी पेयरिंग कर देते हैं हम लोग, पेयरिंग यहाँ पे हो गई। तो अब जरा ध्यान से देखो, मुझे कितने भरने हैं, CN, हमें क्या भरना है, CN कितने हैं 4, यानी हम यहाँ से अब मैं मिक्सिंग ऑर्बिटल को करूँ, 1 2 3 4। अब ये रहा हमारा, ये हमारा बच गया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारा हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4, ये रहा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये देखो, ये टी है, ये एस है और ये पी है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो पहला हमारा था टी से, एक लिया था हमने एस से, और दो लिए हैं हमने किससे, दो लिया था मैंने पी से। तो जो हमारा अब इसमें भरेगा कौन, ऊपर CN, यहाँ एक आ जाएगा CN, एक यहाँ आ जाएगा CN, और एक यहाँ आ जाएगा CN। तो रिक्वायर्ड required hybridization is hybridization digestion is क्या हो जाएगा बताओ, DsP2, DsP2 इसका क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 इज योर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे सबकी पेयरिंग हो गई है, तो इसलिए इसकी मैग्नेटिक नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक, राइट।
तो ये हमारा हो गया दूसरे का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसमें हम यहीं पे दे देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोपेक नेमिंग। सबसे पहले आयोपेक नेमिंग जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जब भी आपसे आयोपेक नेमिंग पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड को देखना है। लिगेंड उससे पहले क्या है, पहले बोल रखा है डाइक्लोरो डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो कोबाल्ट कितना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम, चलो आइए सेंट्रल मेटल एटम को देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख दिया मैंने, ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर देखते हैं कोबाल्ट पे वैलेंसी हमारी 3 है। ठीक है, डाइक्लोराइडो है, तो लिगेंड में सबसे पहले कौन आएगा, डाइक्लोराइडो Cl2, डाइक्लोराइड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या लिगेंड है, इसके बाद हमारे पास है इथेन 1,2-डाइएमाइन। इथेन 1,2-डाइएमाइन को हम क्या लिखते हैं, En। क्या लिखते हैं बताओ, और 20 लिखा है मतलब 2, En। पहले लिखेंगे En, इथेन 1,2-डाइएमाइन En लिखते हैं, और बोला है 20 लिखा था इसलिए 20 के लिए 2, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बोल रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है। अब 3 कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे चार्ज कितना एलोकेट करना है, ये चीज देखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना हमने क्या करना है, कैसे निकालेंगे, अब जरा ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे हमारा चार्ज कितना आएगा वो निकालना है। कोबाल्ट का दे रखा है कितना, 3। ये कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cl पे माइनस होता है यानी -2। En हमारा न्यूट्रल होता है, खत्म। En हमारा क्या होता है, En न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल 0 हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूँ 3 -2 + 0 बराबर x, क्योंकि हमें चार्ज यहाँ का निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, +1 x की वैल्यू। यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा COCl2En, और कोऑर्डिनेशन वाइज के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज। दिस इज योर आंसर। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक, जो दे रखा है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन सी मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस। ठीक है ना, और कोबाल्ट का दे रखा है कितना, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 27। तो देखो इसको बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो कर सकते हो। किससे, इसके सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि अगर ये देखो यहाँ पे मार्क्स भी दे रखा है ये प्रीवियस ईयर का, कि ये 2 मार्क्स का है और एक 1 मार्क, मतलब ऊपर वाले दो मार्क्स का है और ये 1 नंबर का है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से काम करना है, राइट। अगर आपसे बोल दे कि आप वीबीटी का यूज करके, देखो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको वीबीटी यूज करना है। ठीक है, आप क्या करो, सिंपली आपको जो आता है, देखो ऐसे भी आंसर इसके दिए जा सकते हैं, जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसका आंसर कैसे करोगे, देखो ध्यान से। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 27, राइट, 27 दे रखा है। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालो तो -6 है, प्लस देखो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, CO F6 3 माइनस है, इसका अगर मैं निकालूं तो ये हमारा हो जाएगा x, और F की कितनी होती है, -1, तो 6 है तो -6 इज इक्वल टू -3, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 हो जाएगी। यानी हमें से x की वैल्यू, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3। तो कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक नंबर, 27, तो इसका कितना हो जाएगा, अब 27 में से घटा दो कितना, 27 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 24, राइट। जैसे ही आपका 24 आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो अब कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हो तो आपको पता होगा कि 3 इसका CO3 प्लस की जो आएगी वो कितनी आती है बताओ, वो आपकी आ जाएगी कितनी, 3D6 आएगी। ठीक है, अच्छा जब 3D6 आएगी तो आप ये भी बोल सकते हो हमें, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में और आपका लास्ट ऑर्बिटल में इतनी आएगी। ठीक ना, अब आपसे पूछा गया है कि शेप बताइए। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल फिलिंग करेंगे तो आपको इसको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं शेप की बात करूं, शेप की,
तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेट इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलता है मैंने, अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो में सबसे पहले ऊपर चले जाओगे, इसी के ऊपर जस्ट पीछे करके देखना आप, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे फिलिंग करते हैं, ठीक है ना। और उस तरीके से इसको फिल करके बना सकते हो, लेकिन इतना बड़ा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी कितनी लिख दोगे, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट इसको देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब देखो 4 हो गए, d2, यानी इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और 3 ऑर्बिटल ले लिया हमने और डी के 2 ऑर्बिटल लिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होगी ऑक्टाहेड्रल की। अच्छा, नेक्स्ट कुछ है, मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है ये बताओ, ये क्या है, पेयर्ड तो नहीं होंगे ना, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड आ गए, तो इसमें हम क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग तो करेगा नहीं। तो अगर आप, जबकि पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये किस नेचर का होगा बताओ, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, जिसकी पेयरिंग होती है डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा नेचर, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक लिख लेना, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर, इसी में पहला तो ये हो गया कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इफ द फॉर्मूला ऑफ पेंटा पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंट्रल एटम को लिखूंगा, क्या है सेंट्रल एटम, कोबाल्ट 3, तो सबसे पहले मैं कोबाल्ट लिख लेंगे, क्लियर। जैसे ही कोबाल्ट लिख लिया, अब इसके बाद हमें बोला है क्या, पेंटा अमीन, तो पेंटा अमीन मतलब पहले अमाइन लिखेंगे NH3 और पेंटा, इसलिए 5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्लोराइडो, क्लोराइडो का मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, अगर क्लोराइड लिखता मतलब वो क्या है, काउंटर आयन है, ठीक है ना। तो ये मेरा है क्लोराइडो, मतलब एक क्लोरीन अंदर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लास्ट में क्या है, काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड, Cl, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हमें बोला है कि कितना, हमें चाहिए क्या, प्लस माइनस, अब ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया, तो एक तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, क्लोराइड तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइन से है हमारे पास, ठीक है। अमाइन का क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अमाइन का क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ की अभी ऑर्डर आपको बताना है, तो कौन सा होगा आप बता सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ, आप इसमें से, आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जाके एक बार रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। पहला तो बेसिक है, बोल रहा कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है हमारे पास, वो है कौन सा, अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल के अनुसार, ठीक है ना। तो अगर मैं इथाइल की बात करूं तो आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, ये हमारे पास है 2 डिग्री, और ये हमारे पास है 3 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो ऑर्डर होगा, आपको याद हो एनसीईआरटी के नोट, जहाँ भी पढ़े होगे तो आपको नोट लिखाया गया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर किसकी स्ट्रेंथ आएगी हमारे पास, फिर किसकी स्ट्रेंथ आएगी, 1 डिग्री, और फिर किसकी आएगी, 3 डिग्री, और लास्ट में आप अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पे अमोनिया देता तो अमोनिया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये यहाँ पे अमोनिया ऐड है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक हटा दिया है, सेम ऑर्डर है, राइट। तो अमोनिया को हट, अगर अमोनिया दिया रहता तो लास्ट में अमोनिया आता, राइट। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, तो लिख लेना, रीजन है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो इंडक्टिव इफेक्ट, आंसर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके पास सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या होगी, तो इसमें 1 डिग्री की ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी, राइट। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी बताइए जल्दी, 1 डिग्री की होगी, क्योंकि वो तुरंत स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा, तुरंत वो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, राइट।
तो कौन सी ऑर्डर करेक्ट होगी? तो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री कौन है हमारे पास? ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि बेंजीन एनिलीन है ये, और ये हमारा है 2 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो सॉलिबिलिटी ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मैं बोलूँगा कि जो सबसे कम होगी वो होगी स्टेरिक इंडेक्स, जिसका ज़्यादा होगा उसका पहले 2 डिग्री, फिर इसके बाद अब इन दोनों में किसकी सॉलिबिलिटी होगी ज़्यादा? इसके बाद कौन होगी? इससे ज़्यादा होगी C6H5NH2 की, NH2 की, और सबसे ज़्यादा होगी किसकी? C2H5NH2 की। ठीक है ना, याद रखना। और पीकेबी की अगर मैं बात करूं तो पीकेबी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, यानी बेसिक 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 स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ की, राइट। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो आप बताओ, पहले ऊपर देखो, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ऊपर कौन सा है? ठीक है, तो उल्टा कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बताइए, बेसिसिटी से रिलेटेड बेसिक स्ट्रेंथ किसका, बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर C2H5 NH2 2 डिग्री तो है ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद NH3 आ जाएगा और लास्ट में आएगा C6H5NH2, और ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस ऑर्डर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। ठीक है ना, और रीजन ये है। और मैंने आपको ये एक बात और बतानी है कि केबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर केबी ऑर्डर पूछता तो जो ऑर्डर बेस में होता है वही ऑर्डर यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो ये था हमारा एमाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर चूज द प्राइमरी एमाइन। अच्छा, मैंने प्राइमरी एमाइन को चुनने का तरीका बता रखा है आपको। मैंने आंसर क्या होगा इसका, ध्यान से सुनना। आपसे दे रखा है C2H5 ट्वाइस CHNH2, राइट। फिर एक दे रखा है C2H5 ट्वाइस NH, फिर दे रखा है CH3 ट्वाइस N। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि इनमें से डिग्री, मैंने आपको आइडेंटिफाई करना तरीका बता दिया था। सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए और आपको 1 डिग्री 2 डिग्री डिफाइन करने की बात करें, आप क्या करो, NH2 के पास मार्क कर लो ऐसे। ठीक है, NH के पास जहां जहां नाइट्रोजन है उसके पास मार्क कर लो। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा टर्म क्या है हमारा, आर है। एक ही एल्काइल ग्रुप है इसके बगल में। ये भी क्या है आपके पास, दो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है? आर, और दो अल्काइल ग्रुप है जो इथाइल के फॉर्म में, और यहाँ पे कितने हैं? 3 आर है हमारे पास, है ना, 3 एल्काइल ग्रुप है, यानी 3 मिथाइल है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हमारा होगा 1 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज प्राइमरी एमाइन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी एमाइन C2H5 वही CNH2। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है ऐसा NH2, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो प्राइमरी एमाइन आपने देख लिया। अब आपसे पास दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि CH3Br अगर मैं KCl से करूँ, ये बिल्कुल आप बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। आप इजीली अगर इधर उधर करोगे ना, मतलब सिंपल कॉमन से तरीके से भी करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपसे, राइट। CN, ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे ए क्या बनेगा। फिर रिएक्शन बोला कि जो ए बनेगा उसको हम किसके साथ करा दें, बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसको कराते हैं, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइट। तो बस थोड़ा सा चेंज कर रखा है इन्होंने। तो बोला कि ए क्या बनेगा, तो ए प्रोडक्ट ये है हमारा और ये हमारा बी प्रोडक्ट है। तो ए क्या बनेगा, देखो बी आर को रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो बी आर माइनस और इस पे हो जाएगा प्लस, तो अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3CN। क्या बनेगा बताओ, CH3CN। तो ए प्रोडक्ट हमें मिल गया।
फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो अब एडिशन किसका हो जाएगा, H2 का एडिशन होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा बताओ, जब हम इसमें रिडक्शन करेंगे तो CN एक हमारा बढ़ जाएगा, एक कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। तो एक कार्बन इंक्रीज कर जाएगा तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये क्या बन जाएगा, CH3, एक कार्बन बढ़ गया और C के साथ H2 NH2, ये हमारा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया, बी प्रोडक्ट भी बन गया और ए प्रोडक्ट भी बन गया। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में इसमें एडिशन कितना कर देंगे, 4 हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था हमारा अमाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, व्हाई, क्यों नहीं करता है रिएक्शन प्राइमरी अमाइन। तो आंसर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि एराइल हैलाइड जो होता है ना, मतलब एराइल जो हैलाइड होता है वो क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। किसके साथ नहीं करेगा, तो थैलामाइड जो होता है ना, इंटरमीडिएट जो एनायन बनते हैं उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर आपसे पेपर में ये भी पूछा जाए कि किस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, तो SN2 टाइप, राइट। ध्यान से सुनिएगा कि क्यों नहीं, क्या इसका रीजन सिंपल याद रखना है कि इसका रीजन आपको लिखना है, एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद थैलामाइड एनायन, बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि एनेलिन, देखो मैंने आपको बताया पहले भी क्लासेस में बता रखा है कि जब भी आपको कोई भी रीजन ना समझ में आए और बेंजीन रिंग की बात हो तो आप यहाँ पे एक रीजन तो पक्का लिख देना, क्या, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। रेजोनेंस को ही बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, तो रेजोनेंस के कारण। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना, और वही लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान से देखिए, बोल रहा है एनिलीन वीकर होता है इससे, एल्काइल एमाइन से, ऐसा क्यों, तो बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होता है बताओ, अभी मैंने बताया डीलोकलाइजेशन ओवर द बेंजीन रिंग थ्रू द रेजोनेंस। और इसके कारण, ध्यान से सुनना, इसी के कारण अब क्या होने लगता है बताओ, कि बहुत कम, मतलब रेजोनेंस होता है तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत कम प्रोटोनेशन के चांसेस होते हैं, है ना, प्रोटोनेट नहीं हो पाते। तो प्रोटोनेशन कम तो बेसिसिटी ज़्यादा, समझ में आई बात। तो आपका रीजन सिंपल सा है कि पाई वुड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन बेंजीन रिंग थ्रू द रेजोनेंस। और लास्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपको इनमें से पूछा गया है कि किसकी बेसिसिटी, अभी ऊपर मैंने बताया है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 डिग्री 1 डिग्री ये हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ कम, फिर इसके बाद प्राइमरी लिखेंगे 1 डिग्री, और फिर इसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। रीजन मैंने बता रखा है, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। चलिए, ये था हमारा माइंड का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब।